Hello everyone, welcome to Abhyarthi IAS, day 17 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Consider the following statements. Statement 1. In India, coconut is mainly grown in southern states. Statement 2. The coconut trees need abundant rainfall and clayey soils which is found along the coastal states of India. So we have to select whether the statement number 2 is the best and correct explanation for statement number 1. And the answer is C. That is, statement number 1 is correct, but statement number 2 is incorrect. Recently, there was an article in The Hindu which explained the benefit of coconut. तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है क्योंकि इंडिया में मेनली कोकोनट ग्रो किया जाता है इन सर्टन स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. इन स्टेट्स में ओवर 90% ऑफ कोकोनट जो है इंडिया का प्रोड्यूस किया जाता है. कोकोनट की क्रॉप इन स्टेट्स में ही क्यों उगती है क्योंकि कोकोनट के ट्रीज को एक वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है एंड सैंडी सॉइल्स चाहिए होती है और वो भी वेल ड्रेन्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए होती है एंड ऑफ कोर्स अबंडेंट रेनफॉल कोकोनट ट्री के लिए बेटर होती है. तो इसकी वजह से सदर्न स्टेट्स दे आर द बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कोकोनट. स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि कोकोनट ट्रीज नीड abundant rainfall and clayey soil. अब clayey soil नहीं चाहिए होती, इसको sandy soil बेस्ट होती है एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया में मेनली सैंडी सॉइल के मिलने की वजह से कोकोनट ट्री इट कैन ग्रो वेरी वेल. अब नॉर्थ इंडिया में कोकोनट की प्लांटेशन ज़्यादा बेटर वे से क्यों नहीं उग पाती क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि नॉर्थ इंडिया में प्रिडोमिनेंटली टेम्परेट क्लाइमेट है और कोल्ड विंटर एंड हॉट समर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स देखने को मिलता है. एंड अगर नॉर्थ इंडिया में इंडो गैंगेटिक रीजन देखें तो वहाँ पे बेसिकली हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है. तो एलुवियल सॉइल इज नॉट वेरी गुड फॉर कोकोनट प्लांटेशन. जैसे कि हमने पढ़ा कि सैंडी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांटिंग कोकोनट्स. तो दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और रेनफॉल होने की वजह से कोकोनट इज बीइंग ग्रोन. बट उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेनली क्लेई सॉइल मिलती है विच इज़ नॉट वेरी आइडियल फॉर द कोकोनट ट्री टू ग्रो. तो ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ना हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है कैसे इनको बड़े इजीली आप डील कर सकते हो. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 उनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है. जैसे यहाँ पे हमें रिलेशनशिप तो दिख रहा था, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 में पूछा गया है कोकोनट के बारे में एंड सदर्न स्टेट्स के बारे में पूछा गया है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 में भी कोकोनट के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि उसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये कोस्टल स्टेट्स में उगाया जाता है जो कि सदर्न स्टेट्स हैं उनमें क्यों उगाया जाता है. बट इसमें क्या हो गया, जब सेकंड स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इसकी माइन्यूटली डिटेल पढ़ने पे पता चलता है कि सॉइल जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. जब तैयारी करते हुए हमने अगर ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी वाला वो सॉइल वाला चैप्टर है ना, इंडियन सॉइल वाला, अगर वो बहुत अच्छे से तैयार किया, डिलीजेंटली उसको प्रिपेयर किया है तो वी कैन इजिली डिफरेंशिएट कि हाँ कौन से रीजन में कौन सी वाली सॉइल पाई जाती है इंडिया के. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मोस्टली. तो इसका आंसर क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत कोरिलेशन बन रहा है और हाँ आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, फैक्ट्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आप इसको इजीली, अगर तो आपको लग रहा है कि गलत है तो एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं तो इसका कोरिलेशन बना के आपको इजीली इसका आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It is often called as the statistic equivalent of the Nobel Prize. It is awarded every year for major achievement using statistics to advance science, technology, and human welfare. Chintamani Nagesh Ramachandra Rao has been awarded the 2023 International Prize in Statistics. How many of the statements given above are correct? And the answer is A. That is, only statement number 1 is correct and statement number 2 and 3 are incorrect. So recently, Indian American statistician Kalampudi Radhakrishna Rao was awarded the 2023 International Prize in Statistics. देखो आप यहाँ पे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको लग सकता है कि सी आर राव का फुल फॉर्म होगा कलमपुडी राधाकृष्ण राव, और जिनको भारत रत्न भी मिला था और मे बी उनको इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी मिला हुआ है ना. एक बीइंग एन एस्पायरेंट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो तो ऐसी कंफ्यूजन इजीली हो सकती है. बट इसको दूर करने के लिए आपको ना बड़ी बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, थोड़े फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जो कलमपुड़ी राधाकृष्ण राव है इनको मिला इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, बट जो चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव थे वो उनको मिला था भारत रत्न.
तो C.N.R. राव ही इज अ केमिस्ट, सॉरी ऊपर मैंने बोला था कि फिजिसिस्ट हैं, बट इन्होंने सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में वर्क किया है, उसी के रिलेटेड इनको भारत रत्न भी अवार्ड किया गया। जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स था ये एस्टेब्लिश किया गया था इन 2016 एंड ये दिया जाता है वंस एवरी 2 ईयर। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाए क्योंकि उसमें दिया गया था कि हर साल अवार्ड किया जाता है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये किसको दिया जाता है? टू एन इंडिविजुअल और ए टीम फॉर मेजर अचीवमेंट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। कल्यमपुडी राधाकृष्ण राव ही वॉज बोर्न इन कर्नाटका इन 1920 एंड उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर लिखा था on information and accuracy attainable in the estimation of statistical parameter in 1945 जिसको बुलेटिन ऑफ कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश किया गया था। And this paper helped in boosting the development of modern statistics and its application in the modern research. Sierra also joined the International Statistical Institute, which was founded by the P.C. Mahalanobis. And C.R. Rao has also been awarded Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and also S.S. Bhatnagar Prize in 1963. He was also elected as the Fellow of the Royal Society in 1967, which is based in London. Moreover, he also received the Wilkes Medal of American Statistical Association and also the US National Medal of Science in 2002. यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है अबाउट C.R. राव, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स सीन इन न्यूज Fermi energy is associated with, options are nuclear energy, quantum mechanics, geothermal energy or internal combustion energy, and the answer is B, quantum mechanics. Fermi energy is associated with quantum mechanics. Fermi energy क्या होती है? It is a quantum mechanics concept जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो नॉन इंटरेक्टिंग फर्मियंस होते हैं उनके जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स, लोएस्ट सिंगल पार्टिकल स्टेट्स जो वो ऑक्यूपाई करते हैं एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको उनका डिफरेंस जो होता है एनर्जी डिफरेंस, उसको मेजर करके फर्मी एनर्जी को मेजर किया जाता है। फर्मी एनर्जी इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। तो मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इफ यू लुक एट द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, तो उसमें क्या होता है कि वी हैव सम एलिमेंट्री पार्टिकल। अब जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उसको दो तरीके में बांट सकते हैं। उसमें होता है एक फर्मियन एंड द अदर वन इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अदर वन इज बोसोन। अब फर्मियन में क्या होता है? फर्मियन में आगे होते हैं क्वार्क्स एंड व्हाट यू से इज लेप्टॉन्स, एंड बोसोन में होते हैं विच वी से इज गेज बोसोन एंड स्केलर बोसोन। तो मतलब इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए। बेसिकली जो क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ फर्मियन फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। अब ये क्या होते हैं कि ये एटम के भी छोटी से छोटी इकाई होती है, उस पे जो बिल्कुल छोटा पार्टिकल होता है उसको बांट के फर्मियन एंड बोसोन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्मी एनर्जी में फर्मियन की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या होता है फर्मी एनर्जी में बेसिकली जो अगर एक कोई भी फर्मियन जो होता है वो कितना हाई जा सकता है और कितना लोवेस्ट उसकी फॉर्म हो सकती है, उन दोनों में डिफरेंस जो होता है एनर्जी डिफरेंस, उसको हम नाप के फर्मी एनर्जी का लेवल नाप सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स दे बिहेव लाइक अ वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे एक समुद्र में वेव्स आती है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी बिहेव करते हैं इन क्वांटम फिजिक्स। इसमें क्या होता है कि जितना हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर नापेंगे, जितना उसका डिस्टेंस जो होगा वो छोटा होगा, और जितनी वेव अपने आप को जितना रिपीट करेगी उतना ही उसमें एनर्जी होगी। अगर जितना उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उतना ही उसमें लेस एनर्जी होगी, क्योंकि वो क्या होगा कि उसका एक जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, वो ओवर द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी एनर्जी। अगर वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होगी ना तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो एनर्जी है वो एकत्रित हो जाएगी। और वहीं अगर जो वेव की रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा स्पेस होगी उसमें, तो उसमें बहुत कम एनर्जी होगी। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी। और इसमें क्या होता है कि जितनी ऑसिलेशन फास्टर होगी उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये जो फर्मी एनर्जी में एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना हम, इट गोज इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जितना हमारे सन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जाता है ना, उतना इसका डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। तो फर्मी एनर्जी में
इलेक्ट्रॉन्स जितनी हाईएस्ट एनर्जी पे होते हैं उसको ही नाप के फर्मी एनर्जी का नाम दिया जाता है। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स में फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। कॉपर में भी, एल्यूमिनियम में भी, सिल्वर में भी। जैसे अब कॉपर में 80,000 डिग्री सेल्सियस तक फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, एंड एल्यूमिनियम में भी 1,30,000 डिग्री सेल्सियस फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होते, मतलब इट इज लाइक इफेक्टिव टेम्परेचर, क्योंकि एक मेटल में इतना ज्यादा मतलब गर्मी तो नहीं पैदा होगी, बट ये कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी डिफरेंस होती है वो इतना जा सकता है उस मेटल का, एट द लेवल ऑफ फर्मियन पार्टिकल। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल हम एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं। एटम के भी बिल्कुल फाइन जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल सूक्ष्म एटम का पार्टिकल होता है, फर्मियंस, और हमने जो बात की बोसॉन्स, उसके लेवल पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्निबाण suborbital technological demonstrator, which is also known as sorted mission. It is a multi-stage launch vehicle powered by 3D printed semi-cryogenic engine. It is indigenously developed by the DRDO organization. Which of the statements given above are correct? And the answer is D. That is, statement number 1 and 2 both are incorrect. So recently there was an article in Hindu Business Line which mentioned that the launch of Agnikul Agniban sorted mission, it was postponed for the second time. बेसिकली क्या है कि इसमें चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप है। इन्होंने क्या करना था कि टेस्ट फायर करना था अग्निबाण सॉर्टेड मिशन, जिसमें 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। एंड इसका एम क्या था, फॉर सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल फ्रॉम द इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। बट इसको क्या कर दिया गया, अभी फॉर द सेकेंड टाइम इसको पोस्टपोन कर दिया गया, कोई टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे। अग्निबाण सॉर्टेड मिशन क्या है, इट इज अ सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन दैट यूजेस अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसको अग्निलेट कहते हैं। अब इस पे सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहला तो इसमें दिया गया था कि मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटर है, तो ये मल्टी स्टेज नहीं है, इट इज अ सिंगल स्टेज विच यूजेस अ 3D सेमी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन में बेसिकली यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, और ये मतलब एक तो स्पेस कम लेते हैं, और दूसरा कि ये जो ओवरऑल जो हमारा वेट होता है उसका रॉकेट का, उसको कम कर देते हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज बहुत ईजी होती है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होती है, इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है ताकि ये इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके और इनको एज अ फ्यूल यूज किया जा सके इन द रॉकेट। अग्निलेट इंजन इज अ 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन जिसका थ्रस्ट है 6 किलो न्यूटन्स। अग्निबाण सॉर्टेड ये इंडिया का पहला सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है एंड वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। Agnilet is a sub-cooled liquid oxygen-based propulsion system which is developed indigenously. अग्निकूल स्टार्टअप जो है इसने ये व्हीकल तैयार किया है विद द फर्स्ट एवर इथरनेट बेस्ड एवियोनिक आर्किटेक्चर एंड इट हैज अ फुल इन हाउस डेवलप्ड ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर, जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है इसका ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर भी। अब इस अग्निलेट इंजन में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। अब इस अग्निलेट इंजन में जो कि 3D प्रिंटेड किया गया है, इसमें सब फुल लिक्विड ऑक्सीजन एंड एविएशन टर्बाइन फूल का यूज होगा। बेसिकली एक टेस्ट फ्लाइट है, तो इसका जो ओवरऑल टाइम पीरियड होगा वो जस्ट ओवर 2 मिनट होगा फ्रॉम द लॉन्च टिल द स्प्लैशडाउन। अब इस टेस्ट फ्लाइट में ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंट्रोल रोटेशन ऑफ व्हीकल करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो व्हीकल की ओरिएंटेशन है, जैसे वो व्हीकल अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके वर्टिकल लेवल से उसको ऐसा एंगल चेंज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज किया जा रहा है, इट इज अ मिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैस प्रोपेलेंट्स। अब बेसिकली ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाली टेक्नोलॉजी है, इसरो ने भी अभी अपने रॉकेट्स में इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है, but Agnikul Cosmos, they are the first startup to demonstrate this technology, which will be demonstrated in the further test flight of this Agniban mission. Next question. The START program is launched by, options are Hindustan Aeronautical Limited, Indian Space Research Organization, Council of Scientific and Industrial Research, Defense Research and Development Organization, and the answer is B.
दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने लॉन्च किया स्टार्ट प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इन हिंदू बिजनेस लाइन, द गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट वॉज डेजिग्नेटेड एज नोडल सेंटर फॉर इसरो स्टार्ट प्रोग्राम। अब स्टार्ट प्रोग्राम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं, उनको बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेवल पे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किसमें? बेसिकली जो स्पेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनमें। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे रिसर्च बेस्ड एरियाज एक्सप्लोर किए जाएंगे, जैसे कि प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोनॉमी, हेलियोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अंडर दिस स्टार्ट प्रोग्राम, Gujarat Council of Science and Technology, it will host live classes which will serve as the central hub for knowledge dissemination. Additionally, स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर 4 रीजनल साइंस सेंटर बनाए जाएंगे which will be located in राजकोट, पट्टन, भावनगर and भुज, and they will play a pivotal role in coordinating and facilitating the program. अब इनका जो इनॉग्रल ऑनलाइन प्रोग्राम है which is themed at exploration of solar system, it is open for registration. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarthi IAS.